नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे घोषणाएं हुई हजार, थम गया चुनावी प्रचार। चुनावी प्रचार पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार के चंद घंटों पहले कांग्रेस ने भी अपना 26 बिंदुओं का वचन पत्र जारी कर दिया। देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस से 5 दिन पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है और हर नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं। आज ही चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा और प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुटने लगेंगे। ऐसे में कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर भी भाजपा हमलावर है। भाजपा का ये मानना है कि कांग्रेस घोषणा पत्र झूठ का पुलंदा है, इसमें विजन का अभाव है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन ही अपना वचन पत्र मात्र औपचारिक रस्म के तौर पर जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ग्रीन उत्तराखंड की दिशा में काम करने का वादा किया है और 20 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया। राज्य गठन के बाद 2002 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शहरी बजट को 6 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ से ज्यादा किया गया, लेकिन भाजपा सरकार गरीब लोगों को नागरिक तौर पर हक नहीं देती है। कांग्रेस का आरोप है कि देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, लेकिन भाजपा के नेता स्मार्ट जरूर बने हैं। वचन पत्र देर से जारी करने के जवाब पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा उनके विजन को चोरी करती रही है और अपने घोषणा पत्र में जारी करती है, इसलिए कांग्रेस ने इस बार संकल्प पत्र जारी करने में समय लगाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी, सुरक्षा और मलिन बस्ती वासियों को रखा है। उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। निकाय चुनाव जीतकर कांग्रेस अपने संकल्पों को पूरा करेगी। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भाजपा ने कई युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि प्रदेश में फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार जनता बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हमारा वचन पत्र विकास की गारंटी है। भाजपा के प्रदेश में 8 साल पूरी तरह से फेल रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह के अनुसार वो भी भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन विकास कार्य न होने से उन्होंने पार्टी छोड़ी। भाजपा में मात्र बातें होती हैं, काम नहीं होते। निकाय चुनाव के बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता किस पर कितना विश्वास जताएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उनकी वही संस्कृति है, वही परिपाटी है, तो वो सब जनता के सामने आ रहा है कि उनके यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है। हम प्रदेश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का और विकास तेज गति से हम करें। जनता हमको अवसर देगी, हमको आशीर्वाद देगी, हम तेज गति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमने सभी जगह पर प्रत्याशी हमारी पार्टी ने उतारे हैं। जैसे देहरादून में देखिए, एक नौजवान युवा को यहाँ मौका दिया है, सौरभ थपलियाल को, और यहीं से छात्र राजनीति से निकले हुए युवा हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हैं। सभी हमारे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर पंचायत हो, सभी लोग समर्पित होकर हमारा वचन पत्र और भाजपा के पिछले उत्तराखंड में 8 साल और देश में 11 साल, उसमें 5 साल मैं भी रहा हूँ। और आपको ध्यान होगा, मैं आज ही नहीं ये बात कह रहा हूँ, मैंने यमुना कॉलोनी में भाजपा के मंत्री रहते हुए 2 साल पहले 2020 में कहा था कि मैं सबसे फेल मंत्री अगर कभी हुआ हूँ तो इस भाजपा सरकार में। अब मैं भाजपा के मंत्री के रूप में मैंने ये बात कही थी कि काम ही नहीं कुछ कर पाए हम लोग। मैं कांग्रेस में था 2012 से 16 तक, मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी। मैं दून मेडिकल कॉलेज बनाया, मैंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया, मैंने नर्सिंग कॉलेज बनाए, 5 नर्सिंग कॉलेज भारत सरकार से पैसे।
निकाय चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सत्तासीन भाजपा हो विपक्षी दल हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कोई चुनावी सभा कर रहा है तो कोई रैली निकाल रहा है। मतदान से चंद घंटों पहले कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस का मानना है भाजपा का घोषणा पत्र भानुमति का पिटारा है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के वचन पत्र झूठ का पुलिंदा बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि दृष्टि पत्र हमारी सोच को दर्शाता है। प्रदेश की जनता ने इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस का अवसर देने का मन बना लिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन स्मार्ट सिटी के पैसों से बीजेपी स्मार्ट हुई है। देहरादून की हालत बदहाल। देहरादून को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई अहम काम किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी, सुरक्षा और मलिन बस्ती वासियों को रखा है। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव जीतकर अपने संकल्पों को पूरा करेगी। राज्य गठन के बाद ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी करना पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकट से वंचित होने पर तमाम दावेदारों ने चुनाव प्रचार से अपने हाथ पीछे खींच लिए हों। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन ये संकल्प पत्र जल्दबाजी में और आनन फानन में बनाया हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए क्योंकि स्थानीय जनता को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इसमें नया कहने को कुछ भी नहीं है। विपक्ष की पार्टी है, उनका काम गाली देना है और गाली दे रहे हैं। अब विजन डॉक्यूमेंट में उनका कोई विजन तो दिखाई दिया नहीं हमें। ये तो बताया नहीं उन्होंने कि आगे 5 साल में यदि उनका आदमी जीतता है तो क्या करेंगे वो। हमने जैसे अपना संकल्प पत्र निकाला तो हमने उसे विजन नहीं, संकल्प किया कि हम ये चीजें करेंगे। उसमें वाटर लॉगिंग को समाप्त करने से लेकर और नालियों की व्यवस्था तक, पानी की व्यवस्था, तमाम चीजें हमने किया है। देखिए, हमने एक विजन पत्र इशू किया है, चुनाव के जैसे घोषणा है उसके साथ ही कर दिया था। उससे पहले हमारे विजन में कोई खास नया इसलिए नहीं है कि जो हमने राज्य मांग से लेकर के 1979 से लेकर जिन मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं, हमारे वही मुद्दे धरातल में हैं। और जो नए मुद्दे हैं तो वो शहर में जो आपराधिक घटना है, शहर में जो अफरा तफरी जो इन सरकारों ने मचा दी है, उसके खिलाफ है। अब जहां तक बीजेपी का संकल्प पत्र और जो कांग्रेस का जो सब क्या नाम अपना उन्होंने वचन पत्र ये दिया है, मुझे नहीं समझ में आता इसमें शपथ और वचन देने की जरूरत क्या है। कुछ भी हो, आखिरकार दोनों ही बड़ी पार्टियां चुनाव के मुकाबले में मुख्य रूप से सामने खड़ी हैं। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शोर शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है और 25 जनवरी को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। सत्तारूढ़ दल भाजपा हो या विपक्षी दल, सभी चुनाव प्रचार का जोर लगाए हैं। उत्तराखंड में करीब 1 साल तक निकाय प्रशासकों के हवाले रहे। अब देखना होगा 25 जनवरी को किस पार्टी के पक्ष में जनता अपना निर्णय देती है। कांग्रेस ने जहां 26 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया, तो वहीं भाजपा ने सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं। देखना होगा जनता किस पार्टी के पक्ष में सबसे अधिक मतदान करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष सैनी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में दीपक राय हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। अपनी चर्चा की शुरुआत हम राजेश बिष्ट जी के साथ में कर लेंगे। राजेश जी, संकल्प पत्र जारी हो गया है। बीजेपी एक तरफ कई सारे दावे कर रही है, अपने घोषणा पत्र की वादों को पूरा करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब एक मजबूत संकल्प पत्र जारी कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी को इस देश के अंदर कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। इनके ये शपथ पत्र कर दें, किसी चीज की गारंटी दे दें, इस पे किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती है। अगर इनके द्वारा सच्चाई की कोई बात आज तक होती तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ा बहुत मैंडेट तो इनको देती। भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र है उसको कांग्रेस के साथ इसलिए मेल नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे पूरे देश ने तीसरी बार विश्वास किया है, इस प्रदेश की जनता ने दूसरी बार विश्वास किया और निरंतर भारतीय जनता पार्टी जो जीत का परचम लहरा रही है वो लोगों के साथ विश्वास कायम करने की वजह से लहरा रही है। लोगों को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अग्नि जाएगी तो जरूर लोगों के हितों के काम करेगी, क्योंकि 65 वर्षों का जो कार्यकाल है
सबसे इस देश की जो पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस का कार्यकाल इस देश ने देखा है। वो बहुत पछताए हैं कि 65 तक लगातार उन्होंने ऐसी पार्टी का समर्थन दिया जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, इस देश में तमाम भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो संकल्प पत्र में अपने वादे की जो गारंटी लोगों के बीच में दी है उसको जरूर जब 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, जीत देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम निकायों में जीत होगी, तो शपथ के बाद तुरंत सबसे पहले इस गारंटी का जो पत्र दिया इस पे काम भी होगा। ठीक है जी गरिमा जी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में आशीष सैनी साहब, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष साहब, इतनी देरी क्यों? अभी सबसे पहला जो वाक्य राजेश जी ने बोला वो ये कहा कि सीरियसली नहीं लेती कांग्रेस पार्टी को जनता, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। से अभी एक दिन पहले कौन जारी करता है संकल्प पत्र? बताइए, घोषणाएं अगर बतानी थी, जनता से वादे करने तो इसके लिए क्या निर्धारित वक्त नहीं होना चाहिए था? देखिए, अभी आपने एक सवाल रखा राजेश बिष्ट जी से कि आपकी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में। राजेश बिष्ट जी ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। ना उन्होंने बताया कि कौन सा काम वो करने की घोषणा कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव में लोगों के लिए क्या माहौल लेकर आ रहे हैं, क्या यूजर चार्ज को खत्म करेंगे, क्या जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे, क्या प्राधिकरणों को नगर निगमों में शामिल किया जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई राय उन्होंने अभी तक नहीं दी है। तो स्थिति ये है कि इनके पास अपना कुछ कहने के लिए नहीं, और कांग्रेस के विरोध में एक लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देते हैं। इन्हें अचानक किसी ने आके बता दिया कि लोग बड़े दुखी हैं कि 65 साल तक क्यों बनाया। भाई, आपके बुजुर्ग थे, आपके जिन्होंने देश को बनाने के लिए कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस अगर है तो किसी और दल की विचारधारा को, किसी और भी बात को चलने या पनपने देंगे। भाजपा जिस तानाशाही के साथ देश को चलाना चाहती है, उस तानाशाही से देश कमजोर हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चलती है, वो विचारधारा देश की राजनीति के विमर्श से पूरी तरह गायब हो चुकी है। इसलिए एक पहला तो निवेदन ये है कि ये अपने बारे में बताएं कि ये खुद क्या करना चाहते हैं। अब बात आती है दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने घोषणा पत्र में जो चीजें उल्लेख की है, मुझे नहीं लगता कि इनके मुख्यमंत्री भी इस संबंध में कोई अपना भाषणों में कोई उल्लेख कर रहे होंगे। कोई एक अगर दिखा दे कि उस काम के नाम पर जो ये कहना चाह रहे हैं कोई वोट मांग रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, केवल गाल बजाई है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं विकास की बात करते हैं, और जब अगला चुनाव लड़ेंगे विकास फिर गायब हो जाएगा। तो झूठ की कढ़ाई कब तक चलाई जाएगी तो ईश्वर जानता है। लेकिन कांग्रेस पर लोग भरोसा करेंगे और बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, लेकिन अब जनता आप पर कितना विश्वास दिखाती है ये बहुत अहम होगा। दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत आपका। दीपक जी, जैसा कि राजेश जी ने कहा कि कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी करती है। मैं जब उससे पूछती हूँ कि भाई एक दिन पहले क्यों, तो उस पर जवाब नहीं दिया जाता है। बीजेपी क्या सोच रही है, जवाब इस पर दिया जाता है। यूकेडी कितना उम्मीद लगाकर बैठी है जनता से? देखिए गरिमा जी, बड़े आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है, वो भी प्रथम बार इस प्रदेश। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार की दुविधा, कितना ज्यादा काम इन्होंने किया है। क्योंकि इस प्रदेश ने अभी मात्र 2 साल हुए हैं, विधानसभा चुनाव भी देखे हैं। जनता तो वही है ना जो विधानसभा में जिन्होंने वोट दिया होगा। तो अगर आपने काम किया होगा और आपके नगर निकाय जितने भी जहां पे आपके पदाधिकारी रहे उन्होंने काम किया होगा, तो आप अपने उस काम के बल पे आप अपना मांग सकते हैं कि हमने इतना काम कर दिया है, इतना हम करेंगे, ना कि उन खोखली घोषणाओं की वजह से जो कि आपने करनी है भविष्य में। आपको तो अपना जो करा काम किया हुआ है उसको दिखाना चाहिए था और आगे क्या करेंगे वो बताना चाहिए था। लेकिन आप घोषणा पत्र उठाएंगे तो क्या किया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। रही बात, देखिए दृष्टि पत्र हमने भी अपना उत्तराखंड क्रांति दल ने भी जनता के सम्मुख पेश किया है और मेरे हाथ में भी है। 14 सूत्रीय हमने अपने कार्यक्रम रखे हैं कि जिसके तहत हम चाहते हमने जनता से अपील करी है कि जनता हमें समर्थन करे। लेकिन गरिमा जी, एक बड़ी अजीब विचित्र सी बात है कि नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जनता के साथ अलग वादे किए जाते हैं। विधानसभा का जब चुनाव होता है उसमें जनता से अलग वादे किए जाते हैं। और मैं आपके चैनल में लगातार एक बात बोल रहा हूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं गरिमा जी। अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां
वहां की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा कर रही हैं, सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा कर रही हैं, 2 सिलेंडर मुफ्त और 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो गरिमा जी, आप मुझे बताइए, हमारी पहाड़ की दूर दराज में रहने वाली महिला ने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा उसने अपराध कर दिया कि उसे 2 सिलेंडर मुफ्त, ये दोनों राष्ट्रीय दल देने को राजी नहीं हो रहे उत्तराखंड में। ये दोनों दल 2,500 की मांग दिल्ली में कर रहे हैं, यहां पर इनके मुंह में ताले लग जा रहे हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के। ऐसा कौन सा पाप कर दिया, अपराध कर दिया हमारी महिलाओं ने, यहाँ के पहाड़ की महिलाओं ने? क्या वो हक नहीं है? और गरिमा जी, आपको वास्तुस्थिति बताता हूं, दिल्ली में यदि अगर कोई सिलेंडर होगा तो उसके घर के आगे सिलेंडर छोड़ने के लिए व्यवस्था होती है। पहाड़ की व्यवस्था आपको बताता हूं, आदमी पहाड़ से अगर उसका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो एक दिन पहले वो सर पे रखकर छोड़ के आएगा, और दूसरे दिन तीसरे दिन जब कोई गाड़ी आएगी तब वो अपने सर पे ढो के वापस लाएगा। तो आप किस प्रदेश में रह रहे हैं और किस प्रदेश की कौन सी व्याख्या कर रहे हैं, कहां की जनता की बात करते हैं आप? उन लोगों की बातें क्यों नहीं करते हैं? ये विकट स्थिति, यही तो हम कह रहे हैं कि जो दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, ये जब अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं तो उसमें वास्तविकता तो कहीं भी नहीं दिख रही। जो यहाँ के मूल समस्याओं का सामना, चाहे निकाय चुनाव की जनता कर रही हो, विधानसभा का इनका अलग घोषणा पत्र बताता है। आप देख रहे एक रूपता कहां है इनमें? विधानसभा के घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए और निगम निकाय के घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, इसमें एक रूपता होनी चाहिए ना। जनता तो एक ही जगह की है, पर नहीं, क्योंकि जनता को बरकलाना है, उनको गुमराह करना है, नए नए वादे करने हैं, तो घोषणा पत्र भी इनके अलग अलग तरीके से और वादे भी अलग अलग हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है कि जनता जितनी जल्दी इन दोनों राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्रों पर सिर्फ घोषणाएं रह जाती हैं, जितनी जल्दी वास्तविकता समझेगी, जितनी जल्दी किसी क्षेत्रीय दल को अपना समर्थन देगी, तभी इनकी जो मूल समस्याएं हैं, जो जस की तस पिछले 24 वर्षों से बनी हुई हैं, वो कम से कम उनका कुछ का निवारण होगा, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है। ठीक है, गिरधर शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरधर जी, अब आज शाम 5 बजने के साथ ही प्रचार प्रसार के शोर पर जो है वो लगाम लग जाएगी। अंतिम दिन था, लेकिन क्या लग रहा है? एक तरफ बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही कि भाजपा को घोषणा पत्र लाना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी वादे गिनाने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और कांग्रेस पार्टी ने तो हद क्रॉस कर दी सर। एक दिन पहले अमूमन एक नेशनल पार्टी को क्या ये शोभा देता है? क्या ये उसकी कार्यशैली हो सकती है? देखिए, मैं तीनों प्रवक्ताओं की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी और तीनों ने अपनी अपनी बात बहुत जोरदार ढंग से कही, और कहनी भी चाहिए। प्रवक्ता का काम है अपनी अपनी पार्टी का जो विजन है उसको जनता के सामने रखना। जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस एक दिन पहले जो अपना वचन पत्र उन्होंने पेश किया, थोड़ा सा और पहले करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपना वचन पत्र रखा और उसमें कुछ अच्छी मांगे भी मुझे अच्छी लगी, जैसे वाटर प्योरीफायर है, वो भी उनकी मांग मुझे उसमें अच्छी लगी जो औरों के पत्रों में नहीं थी। वो मतलब शुद्ध पानी जनता को अवेलेबल कराएंगे, जो कि बहुत जरूरी चीज है। सड़क, बिजली, पानी और जो जाम सड़कें हैं, उनके बारे में तो तीनों दल कह ही रहे हैं। लेकिन मैं तीनों दलों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक शेर के माध्यम से जरूर कहूंगा कि अपनी जबान से दूसरों के ऐब मत बयां करना, अपनी जबान से दूसरों के ऐब मत बयां करना, क्योंकि ऐब तुम में भी है और जुबानें औरों की भी। सब जबानें सबके पकड़ी नहीं जा सकती, सब अपनी अपनी बात आपके विरोध में कहेंगे, लेकिन आपको वो बात कहनी है जो आप कर सकें। यूकेडी की मैं अभी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, बहुत सही कहा कि देखिए, क्षेत्रीय दल होना मजबूत बहुत जरूरी है, लेकिन क्षेत्रीय दल को भी और यूकेडी को यह मनन करना चाहिए कि उतने दिनों से आखिर 24 साल हो गए उत्तराखंड के को राज्य को बने हुए, वो विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही जनता का? आखिर क्या कमी है उनमें, क्या संगठन में कमी है? और मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी के अलावा क्षेत्रीय पार्टी का होना बड़ा जरूरी है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे यूपी हो, क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पर, सपा के रूप में, ममता बनर्जी के रूप में। आखिर यहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? और उसकी डिमांड है, जनता चाहती है, लेकिन वो क्या कमी रह जा रही है कि वो जनता के साथ अपने को तालमेल नहीं बिठा पा रहे, जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है। आखिर क्यों? ये तो मनन देखिए पार्टी को ही करना पड़ेगा। जनता तो सब पूरे देश की समान है, पूरे देश की समान जो जनता एक साथ सोचती है, लेकिन पार्टी कितने गतिविधि से अपना काम करती है और जनता का विश्वास जीतती है,
ये यूकेडी को भी मनन करना चाहिए। मेन जो दायित्व है, मेन ऐसा नहीं है यूकेडी इस टाइम जोर नहीं लगा रही है। मैं कई कई जगह मुझे पता है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा त्रिकोणीय संघर्ष भी कई कई जगह पर है, जहां यूकेडी भी है, बसपा भी है और निर्दलीय भी है। ऋषिकेश में भी निर्दलीय है। और आपके क्या नाम है, वो एक जगह है बहुत, क्या उसका, पिथौरागढ़ में महाराज जी ने, जो वहां के विधायक है, उन्होंने खड़ा किया है वो महिला सीट पे, वहां पर भी त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष बहुत जगह है, कई जगह है, लेकिन मेन जो लड़ाई दिखाई देती है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में दिखाई प्रतीत होती है। और ये तो जनता के वोट बैंक के बाद ही पता चलेगा कि किसको कितनी कहां मिल रही है। लेकिन एक आम परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूं तो दोनों पार्टियों के बीच में आमने सामने लड़ाई है, और इनको अपने वचन पत्र और संकल्प पत्र जो इन्होंने जारी किए हैं, ये ठीक है और करना भी चाहिए। मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि अगर संकल्प पत्र पहले जारी नहीं हुए, कभी इन चुनाव में कभी नहीं हुए, विधानसभा और संसदीय चुनाव में ये हमेशा होता रहा है, लेकिन ये परिपाटी अगर इसमें इस चुनाव में भी आई है तो इससे फायदा जनता को भी है और पार्टी को भी जिम्मेदारी आएगी कि उन्होंने एक लिखित वचन पत्र या संकल्प पत्र या विजन पत्र या दृष्टि पत्र, जो भी 4 नाम मेरे सामने अभी चारों प्रवक्ताओं ने दिए हैं, ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उससे जनता जो है उसको दिखाकर, उसको जो पढ़कर ये बता सकती है कि आपने लिखित में ये वचन दिए थे हमें और आप इन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि सबने वचन पत्र दिए, दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र के रूप में अपना विजन सामने रखा है। अब इसको कितना जमीन पर उतारना है, कितना उतार पाती है, ये जनता के सामने इनका रिपोर्ट कार्ड अगले 5 साल में आएगा। लेकिन उससे पहले जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो ये संकल्प पत्र फिर काम आएंगे विधानसभा चुनाव में भी, कि पार्टी झूठ बोलती है कि कितना काम अपना पूरा अपने वचनों का पालन किया है। ये सब बहुत जरूरी है इन राइटिंग होना। और आने वाले चुनाव में अब तो मेरे ख्याल से सिर्फ 40 मिनट चुनाव प्रचार के बचे हैं, जो अभी लगे हुए हैं। सभी पार्टियां धुरंधर प्रचार कर रही हैं पूरे। मैं देख रहा था कि अभी कई चैनलों में मैं देख रहा था और सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष, महामंत्री, यूकेडी के सारे नेता, बीएसपी के सब लोग और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से, अब 30-40 मिनट रह गए, उसमें पूरा जोर लगाए हुए हैं। पूरे महीने, पूरे 15 दिन उन्होंने बहुत जोर लगाया है। और बाकी तो आप देखिए, जनता जनार्दन है, वो जो निर्णय देगी वही सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पूछा, मुख्य लड़ाई तो इन दो के बीच में ही दिखाई दे रही है, कांग्रेस भाजपा। त्रिकोणीय संघर्ष भी कई जगह पर, और खासतौर से मैं प्लेन्स में कहूंगा तो बसपा भी रुड़की के आसपास के गांव में, रुड़की शहरों में इधर उधर काफी अच्छा। मैं अभी कल ही आया हूँ वहां से, भगवानपुर की साइड से, तो मुझे काफी बसपा का भी काफी अच्छा जोर दिखाई दिया वहां पर। ठीक है सर, बिल्कुल अंतिम वक्त है और लगातार सभी दलों की ओर से पूरी जोर आजमाइश लगातार जारी है, और उम्मीद है कि अब जब घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे उस दौरान जनता कितना समर्थन देती है ये भी देखना बहुत अहम होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन को लेकर। राजेश जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश जी। इस बार बीजेपी पर निकाय को लेकर बहुत सारे आरोप लगे थे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगाए गए। जनता ने भी पूछे कि आखिर इतने देरी से क्यों हुए चुनाव और बीजेपी को डर है, इस तरीके की कई सारी बातें सामने आई। बीजेपी पर चुनाव देरी से कराने का आरोप भी था। अब अंतिम वक्त है, कितनी मजबूत बीजेपी अपने आप को देख रही है? आज बस कुछ मिनट अब शेष बचे हैं प्रचार प्रसार के। उसने अपनी उपलब्धियां, जैसे अभी 2-3 सवाल मुझ तक आए, कांग्रेस पार्टी के साथी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली अपने संकल्प पत्र के बारे में नहीं बताया। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था उस दिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संकल्प पत्र को लेकर अपने प्रदेश कार्यालय से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और संकल्प पत्र की बात कर रहे थे। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका संकल्प पत्र कल आया है तो इनके पास नहीं पहुंचा होगा। तो मुझ पे सवाल करने के बजाय अगर ये अपने संकल्प पत्र की तरफ देखें और लोगों को 10 घंटे के अंदर क्या समझा पाएंगे संकल्प पत्र के बारे में, उस बारे में थोड़ा सा मंथन कर ले तो इन्हें समझ आएगा कि चुनाव की तैयारी जो अब 40 मिनट रह गई इसमें होगी कैसे।
हमारे संकल्प पत्र की बात है, हमारे दूसरे साथी यूकेडी के कह रहे हैं कि हमने उपलब्धियां नहीं बताई, केवल संकल्प पत्र में क्या करेंगे। उनके पास शायद संकल्प पत्र पहुंचा नहीं होगा, वो भी संकल्प पत्र को पढ़ लें, उसमें भी साफ साफ दिखाई देगा कि हमारी उपलब्धियां क्या थी और हम आने वाले समय में नगर निकाय पे आने के बाद अब क्या करें। अब यूकेडी से किसी तरह की समानता करना या उनके बारे में कुछ कहना मुझे थोड़ी सी बेमानी लगेगी, क्योंकि 11 निकाय चुनाव जहां पे हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, उनमें से बहुत मुश्किल से एक आध निकाय चुनाव ये लोग लड़ रहे होंगे, वहां पे भी सीटें पूरी नहीं होंगी, और जहां पे ये लोग नहीं लड़ रहे होंगे वहां कांग्रेस की बी टीम बनकर कांग्रेस को समर्थन के लिए वोट मांगेंगे। तो इसलिए ये समानता दोनों के बारे में कह पाना ठीक नहीं होगा। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की बात है, उपलब्धियां साफ साफ, अब थोड़ा सा समय रह गया, परसों को वोटिंग होनी है, सबको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र जो लोगों के पास कई दिनों से पहुंच गया, जिन लोगों ने वोट करना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो संकल्प पत्र को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये काम करने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट परसों पड़ जाएंगे। अब चिंता इन दो पार्टियों को करनी होगी, एक को इसलिए करनी होगी कि उसका संकल्प पत्र अभी उनके कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाया है, उनके पदाधिकारियों तक नहीं पहुंच पाया है, जिन्हें पता ही नहीं है कि उस संकल्प पत्र में लिखा क्या है, वो लोगों को जाके क्या समझाएंगे इन 20-30 मिनट के अंदर, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगना है, जहां वो नहीं लड़ेगी वो कहेगी बीजेपी को वोट मत दो, कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो। तो ये तो दोनों एक ही पार्टी है, तो हमारी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, बल्कि कांग्रेस की ए और बी दोनों टीमों से है। जनता इसका फैसला करेगी, और जनता को पता है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर क्या विकास कार्य इस प्रदेश के अंदर किए गए, चाहे लोगों की नौकरियों के बारे में बात हो, चाहे नकल विरोधी कानून लाने की बात हो, चाहे ये धर्मांतरण कानून लाने की बात हो, यूसीसी लाने की बात हो, तो तमाम वो उपलब्धियां, चाहे 30% आरक्षण देने की बात हो हमारी माताओं को सरकारी नौकरियों में, 10% 37 आरक्षण हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को देने की बात, तमाम वो मुद्दे हैं। पेट दर्द शुरू हो गया, मुझे पता था, मैं बोलूंगा और इनका पेट दर्द शुरू होगा, क्योंकि वो पेट दर्द की तकलीफ इनको है कि जब आदमी बोलने लगता है तो इनका पेट दर्द शुरू हो जाता है, ये सहन नहीं कर सकते, बीजेपी की उपलब्धियों को सहन नहीं कर सकते, तो इसलिए इनसे निवेदन कीजिएगा कि अपने समय में बोले, बीच में डिबेट को खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 65 वर्षों में 65 वर्ष हमारे दादाओं की, हमारे पिताजी की पीढ़ी थी, वो रो रहे हैं इस पार्टी का समर्थन करके 65 वर्ष। सर प्लीज एक एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज तभी स्पष्ट आती है जब एक एक लोग बोलते हैं। अपनी बारी में आशीष जी आपने कुछ बोला ही नहीं था, शालीनता से डिबेट को नहीं चलाते। प्लीज आशीष जी अब बीच में मत बोलिएगा, इसके बाद आपके पास ही आती हूँ। राजेश जी आप अपनी बात को पूरा करिए। नहीं देता फिर राजेश जी हो गया, अब वो चुप हैं, अब सर आप अपने मुद्दे पर आइए प्लीज। सर मुद्दे पे ही बात हो रही थी गरिमा जी, हो गया, वो चुप हो गया। गरिमा जी मेरा एक कहना है, आशीष जी पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तब आपने कुछ नहीं बोला था सर, आप सिर्फ अपनी बात पर बीजेपी पर छोटा सा हमला बोलकर चले गए। अब आप बीच में फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, गलत बात है। डिबेट का एक नियम होता है, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए प्लीज आप लोग। डिबेट का एक नियम और है गरिमा जी, आप डिबेट में उसी विषय पर बात करें जिस पर डिबेट है, उसी पर बात हो रही है, उसी पर बात हो रही है। मैंने आपसे सवाल किया था आशीष जी, मैंने आपसे क्या सवाल किया था? मैंने आपसे पूछा था ना कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले संकल्प पत्र क्यों जारी किया, क्या आपने उसका जवाब दिया? नहीं दिया। आपने सीधा बोला इनको क्या दिक्कत होती है, आपने बीजेपी को लेकर ही जवाब दिया था ना। क्या डिबेट का ये नियम होता है? मैंने उसी वक्त आपको टोका था, आपने नहीं सुना, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। कोशिश कर देंगे से तो बोलते रहिए फिर बीजेपी का मंच। नहीं बीजेपी क्या कह रहे हैं सर आप? सर प्लीज मतलब आपको रोका जा रहा है तो आप कुछ भी बोलने लग जाएंगे। रुकिए, अभी आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा, तब आप नहीं बोलेंगे, तब सिर्फ बीजेपी पर हमला। मेरे सवाल तो सुनने ही नहीं है, अब रुक जाइए, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं, आप ही के पास आएंगे। जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ सर दीपक जी आते, प्लीज थोड़ा रुक जाइए। मेरे से उपलब्धियां मांगी गई थी, मैंने उपलब्धियों की बड़ी लंबी फेहरिस्त दे दी है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सच उनको समझ नहीं आता है। अब ये तो जनता प्रपंच रचना, झूठ और प्रपंच रचना इनकी नीति का हिस्सा है। तो ये लोग हार तो कबूल कर चुके हैं, अब ये हार रहे तो ये रोना पीटना चलिए ठीक, अभी देखिए हार रहे कि नहीं हार रहे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 25 है, बहुत दूर थोड़ी ना है सब कुछ, थोड़ा इंतजार करिए। चलिए ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, उससे पहले मुझे लगता है दीपक जी कुछ थोड़ा बोलना चाहते हैं आपके जवाब के उसमें। आशीष जी आप ही के पास आ जाओ, दीपक जी कुछ कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, सुन लेते हैं उनको जल्दी से। दीपक जी बोलिए। हाँ गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इतना पूछ लीजिएगा, जो संकल्प पत्र देहरादून में इन्होंने जारी करा, क्या उसमें लिख दिया था कि देहरादून स्मार्ट सिटी बन गया है? जरा बता, पूछ लीजिएगा जरा। मतलब उपलब्धि की बात हो रही है ना, उपलब्धि की बात हो रही है तो उसमें जरूर इन्होंने लिखा होगा कि 100 सिटी जब बनी है उसमें देहरादून भी स्मार्ट सिटी बन गया है और स्मार्ट सिटी के सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, ये लिखा होगा ना। और अगर नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए जो आरोप उत्तराखंड क्रांति दल लगा रहा है वो क्या लगा रहा है
ये गरिमा जी, चुगले मैं की जवाब देना चाहता सरकार, हूं, please। चुगले की अगर पार्टी आप है। अलाउ करें मैं जवाब देना चाहता सर प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे एक दूसरे नहीं, पर आप लोग लिखा हुआ चर्चा है। करते रहें कि बाकी के मेहमान यहाँ बैठने नहीं आए कहीं सर। नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अभी राजेश जी आप जवाब रखिए अपने पास, हम लेंगे फिर लौटेंगे आपके पास में। अब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सर, पहले वाले सवाल का जवाब भी जोड़ते जाइएगा और बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहला मेरा सवाल ये था कि एक दिन पहले क्यों, जिसके जवाब में आपने एक शब्द नहीं कहा था। बाकी आप जो काउंटर करना चाहें मैं वो भी बोलिए। कल आपके ही चैनल पर मैंने ये बात रखी थी कि बीजेपी का घोषणा पत्र, क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में बैठकर इनके नेताओं ने बनाया है, पिछले जो घोषणा पत्र है उसमें जो काम नहीं कर पाए उन्हीं को टीप कर नए घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता से बात करके, संवाद करके, उनसे उनके विचार लेकर उसको कंसोलिडेट करके बनाया। समय लगा, इसमें हम मानते हैं, लेकिन आज से 3 दिन पहले घोषणा पत्र जारी हो गया था। और जो मतदाता है, जो पढ़े लिखे मतदाता शहर के हैं, शहर में चीजों की तकनीक की सुविधाएं रहती है, पहचाने घोषणा पत्र को भेजने की सुविधाएं ज्यादा हैं, तो हमने वो सब घोषणा पत्र हमारे मतदाताओं, कार्यकर्ताओं, खासकर हमने बीजेपी के मतदाताओं को भी भेज दिया है कि कब तक यहाँ इस तानाशाही सरकार में घुटने का काम करोगे, कब तक ये सरकार आपके सामने गलत निर्णय लाती रहेगी। देहरादून के मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इन्होंने मेयर बदल दिया लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। देहरादून को स्मार्ट सिटी की बात अभी हमारे रावत जी ने रखी, स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया ये पता नहीं है। पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं नगर निगमों के स्तर पर होती है, उसकी क्या स्थिति आज के आप में सुधार ला पाए हैं पिछले 8 साल में, उसके बारे में कोई बात नहीं की। ये 22,000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो बता दीजिए ना शहर के कितने स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। इन्होंने ट्रैफिक लाइट की बात की, मैं जहां पर रहता हूँ वहां 8 साल से ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, लेकिन उसके बल्ब जलने का काम नहीं कर पा रहे। तो ये तो हर तरफ फेल्योर की तरफ है। दूसरी बात, जब आप सरकार में है और आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ना कि हमारे द्वारा ये काम होता है, ये नहीं हुआ है। अब जो दल विपक्ष में है, जो जनता वोट मांग रहा है, तो हम तो अपने काम के नाम पर वोट थोड़ी ना मांग पाएंगे। हम तो घोषणाएं करेंगे कि हम ये काम करेंगे, सरकार नहीं कर पाई, तो आपको उसमें दिक्कत कहाँ होती है। दूसरी बात, आपके हर वक्तव्य में इस बात पर शुरू होता है कि कांग्रेस ऐसी थी, कांग्रेस वैसी थी। अरे कांग्रेस को छोड़िए, जो सरकार केंद्र में और राज्य में और नगर निगमों में भी घुसी बैठी है, वो सरकार बताए ना कि वो क्या कर पा रही है। ट्रिपल इंजन का एवरेज जनता की जेब की कमाई से निकल रहा है और शहरों की हालत बिल्कुल बदहाल होती जा रही है। बीमारियां तमाम तरह की शहरों में घूम रही है, डेंगू से लेकर तमाम मरीज हर साल मौत के कगार पर खड़े हो जाते हैं जाकर। लेकिन आप लोग तो सत्ता के नशे में इतने अंधे और इतने बहरे हो चुके हैं कि ना तो मरते हुए लोगों की चीख सुनाई दे रही है, ना ही पीड़ित लोगों का दर्द समझ में आ रहा है। आप सोचते हैं डिबेट में आए हैं, तमाम तरह की इधर उधर की बात करके आप वक्त निकाल के निकल जाएंगे, लेकिन याद रखिए उत्तराखंड की जनता कलर पकड़कर सवाल पूछना जानती है, जो इस चुनाव में करेगी। ठीक है सर, चलिए गिरधर शर्मा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गिरधर जी, राजनीति अभी भी जारी है। अब जब इतना अंतिम दौर है चुनाव प्रचार का, मुझे लग रहा है बस कुछ मिनट हमारी डिबेट खत्म होने के साथ ही प्रचार प्रसार पर भी रोक लग जाएगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पर रोक तो शायद ही कभी लग पाए। देखिए, आपका चैनल लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से भी प्रवक्ता लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये इनकी खूबी है, ये इनकी विशेषता है कि वो अपनी अपनी बातें आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये भी एक प्रचार प्रसार का उन्हें माध्यम लगता है और है भी। देखिए, अगर आपके लोग चैनल देख रहे हैं आपका, तो नेचुरली उसका फायदा तो नेताओं को उठाना ही चाहिए, और खासतौर से प्रवक्ताओं की ड्यूटी ये है कि अपनी जो नीतियां हैं, जो अपने बातें हैं, जो अपने दल के या संगठन की जो उनकी आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसको सामने रखें जनता के, और उनसे उनको प्रभावित करें, अपनी ओर आकर्षित करें। ये इनका बखूबी काम इसको निभा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। और इस चुनाव में वास्तव में इस बार कांग्रेस ने भी और यूकेडी ने भी अच्छा मतलब माहौल बनाया। बीएसपी ने भी इस बार खुला, पहले बीएसपी इन चुनाव में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होती थी, लेकिन इस बार बीएसपी और सपा ने तो खैर अडवाणी साहब नहीं, वो वापस ले लिया वो या बिठा दिया उसे किसी तरह। वहां पर भी अच्छा उसका प्रभाव था, जो वहां के सपा के प्रत्याशी थे। लेकिन चलिए, ये सब चुनाव में होता रहता है। अभी कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब उन्हें कैसे उन्हें एडजस्ट करेगी, कैसे उन्हें समाहित करेगी इन चुनाव में, बड़े बड़े नेता उसमें समाहित हुए हैं। तो चुनाव रोचक है, और इन चुनाव में देखिए, चुनाव जनता से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि
सबसे पहले जो जनता होती है ना, वो विधायक के घर या जिलाधिकारी के घर, मुख्यमंत्री के घर नहीं पहुंच पाती, लेकिन पार्षद के घर और पार्षद के पास और मेयर के पास पहुंच पाती है। तो ये बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ चुनाव कह सकता है, बिल्कुल जनता से आत्मीय चुनाव है कि जनता व्यक्तिगत जानती है अपने पार्षद को। पब्लिक जो है बिल्कुल ये चाहती है कि मेरा पार्षद मेरा ही हो। तो इसमें कई बार वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उसका अपना लगता है, जो उसे अपना खास लगता है, भले ही वो किसी दल का मानता हो, लेकिन इसको वो अपना व्यक्तिगत चुनाव मानकर उसे वोट दे देती है। जो निर्दलीय भी, इसलिए आपने देखा होगा निर्दलीय बहुत जीतते हैं। उसका कारण यही है कि जनता जो है वो उसको देना चाहती है कि वो उसका राशन कार्ड, उसकी सड़क की जो नाली की खड़ंजा, नाली का सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की और भी कई संभावनाएं जो कामों की होती हैं वो पार्षद को कह सके, क्योंकि वो बहुत जल्दी विधायक के पास नहीं पहुंच पाती। गरीब जनता, बहुत से लोग जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री या मंत्री के पास नहीं पहुंच पाते, लेकिन पार्षद के पास पहुंचना बहुत आसान है। इसलिए ये चुनाव बड़ा आत्मीय चुनाव है। छोटा चुनाव देखने में छोटा चुनाव है, लेकिन जनता के लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ा चुनाव है। ये व्यक्तिगत रूप से मैं इसको मानता हूं, इस चुनाव को। और राजनीतिक पार्टियां अपने वो रख रही हैं, लेकिन मैं जरूर एक बार फिर, जैसे मैंने शुरू में शेयर कहा था, उसी तरह का मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, आईना जब भी उठाया करें, पहले खुद देखें फिर दिखाया करें। क्योंकि देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है और कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। आप अच्छाई दिखाते हैं, कमियां जनता पकड़ लेती है और फिर उसी हिसाब से वोट देती है। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए और कि जो बातें कहें वो जरूर करें। जनता का विश्वास, जनता का दिल इसमें नहीं तोड़ना चाहिए कभी। अभी स्मार्ट सिटी के अभी मुद्दा उठाया, वास्तव में मैं भी इस बात से बड़ा दुखी हूं कि स्मार्ट सिटी पहले ही साल में, जो आज से 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, स्मार्ट सिटी देहरादून की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी 10 साल से बनी रही है। खुद मुझे याद है खजानदास जी और विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के खिलाफ जो जिलाधिकारी को और इसको सरकार के खिलाफ एक मुद्दा उठाया था एक बार कि भाई स्मार्ट सिटी में काम बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन यह भी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि अपनी सरकार से जवाब मांगना, यह भी अच्छी बात है। मैं इसको बुरा नहीं मान रहा, यह अच्छी बात है कि अपनी सरकार से जवाब मांगना और फिर उसको काम को करवाना, यह भी प्रेशर टेक्निक है, क्योंकि जिम्मेदारी विधायक की भी है। तो इन चीजों को देखिए, ये तो आईना है, यह गिलास भरा हुआ है, आपको आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है कि आधा गिलास खाली? मैं तो इसे भरा हुआ देखता हूं कि अगर वो अपनी पार्टी के ही से ही जवाब मांग रहे हैं विधायक, तो ये अच्छी बात है, इसको बुरी बात नहीं है। जो कांग्रेस को काम करना चाहिए था, जो यूकेडी को काम करना चाहिए था, भाजपा विधायक खुद उस काम को पब्लिक के हित में, जनता के हित में कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं यूकेडी और कांग्रेस को भी मुद्दों पर सड़क पे आना पड़ेगा, और आती है, कांग्रेस भी आती है। यूकेडी थोड़ा अभी स्लो है। मैं यूकेडी के, क्योंकि मैं यूकेडी से बहुत प्यार करता हूं शुरू से, जब से उत्तराखंड राज्य बना, क्योंकि उनका आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन उनको जनहित में, जनता के हित में अपने को उठाना पड़ेगा, जनता से जुड़ना पड़ेगा, लगाव पैदा करना पड़ेगा, तभी यूकेडी यहाँ पर कभी, मैं चाहता हूं यूकेडी की सरकार बने एक बार यहाँ पर, जरूर थर्ड फ्रंट की सरकार यूकेडी के नेतृत्व बननी चाहिए, जिसकी कि अभी बहुत उम्मीद कम दिखाई दे रही है मुझे। बिल्कुल, आप लोग मेहनत करिए और देखिए, दीपक जी से बात कर रहे थे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड ने लगातार बहुत सारे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, और इस पर हम दीपक जी से जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। दीपक रावत जी कुछ कह रहे थे। दीपक जी, यूकेडी की सरकार बनने का इंतजार गिरधर साहब को है। देखिए गरिमा जी, लोगों का जो गिरधर जी ने बात बोली उसका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों पे हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो उनकी अपेक्षा थी उत्तराखंड क्रांति दल से राजनीतिक रूप से, उसमें कुछ नीतिगत जो राजनीति हमने फैसले लिए उसकी वजह से हम विश्वास पूर्व में हमने खोया है। लेकिन हम लगातार प्रयासरत हैं, और आपको तो पता है कि आपके चैनल में हमने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हमने सड़कों पे संघर्ष ना किया हो। आप तो हमेशा ही इसके साक्षी रही हैं, और गिरधर जी को ही हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि भविष्य में और वर्तमान में, कि इस प्रदेश के बनने से पूर्व भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी हम अपने जो इस नैतिकता है जो है हमारी इस प्रदेश के प्रति, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से किस रूप में जनता में स्वीकार करती है ये विषय अलग है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उत्तराखंड क्रांति दल का इस प्रदेश के प्रति, उसके प्रति हम हमेशा सजग हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता का विश्वास हमें प्राप्त हो।
निश्चित रूप से कभी ना कभी निश्चित रूप से जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और इस प्रदेश में यूकेडी की सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए यूकेडी इंतजार करे, कई बार डिबेट में यूकेडी के बाकी के प्रवक्ता बैठते हैं, कहते हैं रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, हम बड़े दलों के परिप्रेक्ष्य इतना शायद प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, यही वजह कि हमारी बात नहीं पहुंचती। लेकिन गिरधर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी यूकेडी की ओर से कड़ी मेहनत की गई है और साथ ही प्रदेश की समस्याओं को लेकर लगातार ये आंदोलनरत रहते हैं, मुद्दे जो असल हैं वो उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की अपनी एक पार्टी है जो उत्तराखंड की ही चीज़ों को लेकर जो राष्ट्रीय राजनीति को हावी नहीं होने देती, कि यही वजह है कि लोगों की पसंद बने रहते हैं, भले ही रिसोर्सेज की कमी के चलते सत्ता में कभी नहीं आ पाए मुख्य रूप से। गिरधर जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो गिरधर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि प्रचार प्रसार का शोर अब थम क्या है, अब इंतजार है जनता के हाथों में, जब पूरी की पूरी जिम्मेदारी है नगर निकाय में वो किसे चुनती है, किस पर विश्वास दिखाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो नगर निकाय चुनाव जिनको लेकर लगातार एक लंबे वक्त से सवाल उठ रहे थे, सत्ता पक्ष से खासतौर पर लगातार विपक्ष पूछता रहा कि आखिर निकाय में इतनी देरी क्यों हुई, वो देरी अब खत्म हो चुकी है, अब इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही निकाय चुनाव में मतदान होंगे, उसके बाद मतगणना और तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने इस बार किसका साथ दिया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।